नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग पीजी का जो है पढ़ाई वो शुरू करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, अच्छा मन लगा के पढ़ाई करना है। तो अभी हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे जो बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। तो मैं पढ़ते जाता हूँ, और भी लोग जैसे ज्वाइन होंगे वैसे हम लोग सभी लोग को ज्वाइन करेंगे। अभी हम बस ये शुरू कर देते हैं पढ़ाई। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो इसमें हम लोग ना धातु प्रदोषज विकारों की चिकित्सा यहां से देखेंगे, और इसमें क्या क्या दिया है वो हम देखेंगे। धातु प्रदोषज विकारों की चिकित्सा में अगर रसज विकार होता है, रस धातु का कोई विकार होता है तो उसमें सर्वप्रथम लंघन चिकित्सा बताए। रक्तज विकार होता है तो रक्त मोक्षण बताए। मासज विकार होता है, मास प्रदोषज विकार ये चरक संहिता का है पूरा। मास प्रदोषज विकार होता है तो संशुद्धि होता है, क्षार और अग्निकर्म। मेदोज अगर होता है, मेदो प्रदोषज विकार होता है तो मेदनाशक चिकित्सा करना पड़ता है। मज्जा प्रदोषज अगर होता है तो मधुर तिक्त रस का सेवन करना पड़ता है। मैथुन व्यायाम और संशोधन करना पड़ता है, और मैथुन यहाँ पे चिकित्सा के लिए इंडिकेटेड है। अस्थि प्रदोषज होता है तो पंचकर्म करना पड़ता है। तिक्त वर्ग से सिद्ध बस्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। शुक प्रदोषज अगर रहा तो मज्जा प्रदोषक तो चिकित्सा, मतलब जो मज्जा में बताया कि मधुर तिक्त सेवन करना है, मैथुन करना है, व्यायाम, संशोधन, वही सारा चीज यहाँ पे रिपीट करना पड़ता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि षड अग्रय क्या क्या बताए हैं। तो अग्रय जो बताए तो प्राणियों का प्राण जो रहता है, अगर हमने किसी प्राणी का प्राण बचाया तो वो अहिंसा में श्रेष्ठ है, मतलब अग्रय बताया। बृहण में सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो बृहण में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। जब हम विद्या अगर हमें मिल जाती है ना तो वो बृहण मेंटली बृहण करता है वो पूरा, और शरीर के लिए भी बृहण करता है। और विद्या नहीं रहेगा तो फिर कितना भी अच्छा खाने के लिए दे वो शरीर को नहीं लगता है। हर्षण करने में तत्व ज्ञान, मतलब मन को प्रसन्न करने में तत्व ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ हर्षित करता है। आप मूवीज देखते हैं या फिर कुछ और चीज देखते हैं, उसमें इतना मन प्रसन्न नहीं होता जितना तत्व ज्ञान, जो भी चीज की सच्चाई जो है या भी ब्रह्म ज्ञान, वो अगर जान लेते हैं तो वो हर्षण करने में श्रेष्ठ है। बलवर्धक में क्या है तो वीर्य। अगर आपने कोई भी पेशेंट बहुत वीक है, उसका बल बहुत क्षीण हो गया है, तो उसको वीर्यवर्धक दवाइयां दीजिए तो अपने आप उसका बल बढ़ जाएगा। फिर नंदनानम, मतलब नंदनानम मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, तो इंद्रियों का जय होना, ये नंदना अंदर से ही बहुत ज्यादा इंटरनल जॉयफुल फीलिंग होती है। सभी भाव में श्रेष्ठ क्या है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना सभी में श्रेष्ठ बताए, क्योंकि इंसान अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके विचार
शुद्ध हो जाते हैं, उसका वाणी शुद्ध हो जाता है, उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र मतलब हर चीज उसका पवित्र हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य ही सभी भावों में श्रेष्ठ बताया। फिर कुछ द्रव्यों के गुण कर्म बताए, जैसे उदकम क्लेदयति, पानी जो है वो क्या काम करता है, तो क्लेदन का कार्य करता है। इसके बाद में लवणम विष्यन्यति, लवण जो है वो विष्यंदन कार्य करता है। क्लेदन और विष्यंदन में थोड़ा क्या है कि ये डिसॉल्व करता है, कोई भी चीज को पिघलाता है, विष्यंदन करता है। शारह पाचयति, शार जो है वो पाचन का काम करता है उस, और ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मधु क्या करता है, तो संधान कारक है, संधनाति, संधान करता है, जोड़ने में सबसे अच्छा काम क्या करता है, तो मधु करता है। क्षीरम जीवयति, क्षीर जो है दूध है वो जीवन का कार्य करता है। मासम बृहयति, मांस जो है वो बृहण का कार्य करता है। रसह प्रीणयति, प्रीणन का कार्य मतलब नरिशमेंट का कार्य रस करता है। सूरा जर्जरी करोति, सूरा ज्यादा पियेंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, लीवर कमजोर हो जाएगा, सभी अवयव कमजोर हो जाएंगे। सिद्धू अवमेध अवधमयति, मतलब लेखन का कार्य करता है। सिद्धू कल्पना हम लोगों ने पढ़ा है संधान कल्पना में, और इसमें एक सिद्धू कल्पना भी है। फिर द्राक्षासव दीपयति, किसका अग्नि प्रदीप्त करना है तो आप द्राक्षासव पिलाइए सुबह शाम, सुबह शाम, अग्नि अपने आप प्रदीप्त हो जाएगा। तो ये इनके मतलब स्पेशल गुण धर्म बताए हैं। इसके बाद में बताया है कि फाणित दोष संग्राहक, फाणित जो रहता है ना, गुड़ जब बनाते हैं, गन्ने का जो इक्षु रस रहता है तो इक्षु रस को उबाला जाता है, तो उबालते उबालते जो ऊपर जो फेन होता है उसको इकट्ठा करते हैं, तो मराठी में उसको काकवी बोलते हैं और उत्तर भारत में उसको मैली बोलते हैं। तो उसी को हम फाणित संस्कृत में बोलते हैं। अगर ये हम लेते हैं ना तो आचिनोति, मतलब दोषों का संग्राहक होता है। दही जो है वो शोफम जनयति, सूज करने में दही, इसलिए हम लोग जो शोफ के पेशेंट का चिकित्सा करते हैं तो दही पूरी तरह से वर्ज कर देते हैं। फिर पिण्याक शाक, पिण्याक शाक का मतलब क्या होता है कि सूखा जो शाक होता है, सूखा हुआ शाक, और मतलब उसमें प्रोसेसिंग करके सब किया हुआ, सुखा दिया गया, तो ये क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, ग्लज पयति, मतलब ग्लानी करता है उत्पन्न। माश का सूप जो है प्रभुत मल उत्पादक, जब कभी भी मल क्षय हो जाता है ना, तो जो उड़ीद होता है उसका सूप बना के दीजिए तो मल ये ज्यादा बनाता है। क्षार जो है वो दृष्टि शुक्राग्न, अगर जो लोग भी खाने में क्षार का ज्यादा सेवन करते हैं उनकी आंखों में प्रॉब्लम होता है, शुक्र को भी ये नष्ट करता है। अम्ल रस प्रायः पित्त कारक होता है, खट्टा अनार और आंवले को छोड़कर सारे अम्ल रस से सभी द्रव्य हैं वो पित्त बढ़ाते हैं। अगर आपने नींबू का भी सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में कर दिया तो आपको अम्ल गुण बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा। लेकिन आंवला और अनार ये मधुर विपाकी हैं, पेट में जाके मीठा हो जाते हैं, अम्ल होके भी ये दीपन पाचन का और रसायन का कार्य करते हैं। अनार जो है वो रक्त के लिए रसायन है, आंवला जो है सर्व धातु के लिए रसायन है। फिर बोल रहे प्रायः सभी तिक्त द्रव्य वातकर और अवृश्य होते हैं, लेकिन वेताग्र, गुडुचि और पटोल पत्र को छोड़ के, क्योंकि ये वात का शमन करता है, गुडुचि पटोल पत्र भी वात का शमन करता है, वृश्य होता है। इसीलिए हम लोग तिक्त क्षीर बस्ती में गुडुचि पटोल का प्रयोग करते हैं कि वह तिक्त होके भी वायु का कभी भी बढ़ाता नहीं है, ऐसा है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायः सभी मधुर पदार्थ कफ कारक होते हैं, मधु और पुराणशाली, षष्टिक, यव और गोधूम को छोड़कर सारे मधुर पदार्थ जो होते हैं कफ कारक होते हैं, लेकिन मधु होता है वो कफ का शमन करता है। पुराना जो शाली चावल है, 1 साल पुराना शाली चावल है, वो कफ का शमन करता है। षष्टिक चावल जो 60 दिन में पकता है वो भी पथ्य कारक है, वो भी अच्छा है, कफ को शमन करता है। यव भी है, जौ भी है, गोधूम भी है, मधुर रस होके भी। गेहूं जो है वो कभी भी कफ नहीं बढ़ाता है, इसलिए हम लोग गेहूं का रोटी खाते हैं, तो गेहूं का रोटी खाने से कफ नहीं बनता है। ये मधुर रसात्मक हो के भी ये कफ को बढ़ाता नहीं है। शमी धान्य वर्ग जो है, श्रेष्ठ शमी धान्य कौन सा है, तो मुद्ग है। मुग जो है ना वो श्रेष्ठ शमी धान्य में बोला है, इसलिए हम लोग इसको पथ्य कारक भी बोलते हैं। यह शरीर के लिए मतलब पॉजिटिव रहता है, ये नुकसान नहीं देता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं तो मांस जो है वो पुंसत्व कारक है और बहुमल उत्पादक है। मांस का अगर आपने लड्डू खाया या मतलब उड़ीद का आपने वड़ा खाया, उड़ीद की दाल खाई, तो वो पुंसत्व कारक है। शुक्र बहुत ज्यादा बनाता है, वृश्य रहता है, लेकिन उसको ज्यादा खाने से वो शुक्र को निकालता भी है, लेकिन पुंसत्व कारक भी रहता है, बहुमल उत्पादक भी रहता है। कुल्थी जो रहता है वो ग्राही होता है, हिक्का, श्वास, कास और अर्श में हितकर होता है कुल्थी, ऐसा बताया गया है। लेकिन कुल्थी का अति सेवन करेंगे तो अम्ल पित्त भी कर देगा, क्योंकि गर्म होता है।
मकुष्ट होता है रक्तपित्त ज्वर में पथ्यकारक होता है। मसूर होता है, मसूर का दाल वो संग्राही होता है। किसको लूज मोशन हो रहा है तो मसूर का दाल और चावल खिला दीजिए तो अपने आप लूज मोशन पे कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद में अन्नपान विषयक परिचय भाव। तो हमें ये परिचय भाव क्या है अन्नपान विषयक में? चर, शरीर अवयव, स्वभाव, धातु क्रिया, लिंग, प्रमाण, संस्कार व मात्रा, ये 9 बताए हैं। इसमें हमें अन्नपान किस तरह से करना चाहिए वो हमें देखना पड़ता है कि बॉडी के हिसाब से वो कितना बॉडी को सूट करेगा। मतलब शरीर का अवयव कैसा है, स्वभावतः वो कैसा है, धातुएं कैसी हैं, क्रिया कैसे होता है, मेल है कि फीमेल है, प्रमाणता कितना है, संस्कार संस्कार कैसा हुआ है अन्नपान में, अन्न में, और मात्रा कितना है, और इंसान चलता है कि नहीं चलता है। चर का मतलब है चलता है कि नहीं चलता है। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसको कम खाना लगता है। अगर वो ज्यादा चलता है, हैवी एक्सरसाइज करता है या उसका लेबरियस वर्क है तो उसका अन्न ज्यादा होता है। तो ये 9 परीक्षे भाव को हमेशा याद रखें। अन्नपान विषय परीक्षा मनुष्यों के गुण बताए हैं। जो भी इंसान आपके पास एग्जाम लेने के लिए आते हैं तो उसका क्या है 9 गुण रहते हैं जो भी एग्जामिनर होते हैं। श्रुतम बुद्धि स्मृति दाक्ष्यम धृति हृत निश्चयवणम, मतलब वो बहुत कुछ सुना हुआ रहे, बहुत सारे मतलब अभ्यास उसका रहे, बहुत ज्यादा सुना हुआ रहे। फिर बुद्धि उसका अच्छा रहे, स्मृति अच्छा रहे, दाक्षता मतलब वो उस चीज में एक्सपर्ट रहे, धृति मतलब धारणा शक्ति रहे, हित निश्चयवणम वो अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचने वाला। नहीं तो वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है तो वो दुनिया में फ्रस्ट्रेशन वाला ही सब काम करेगा, सबको फेल करेगा। वाग विशुद्धि, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आपके पास एग्जामिनेशन लेने आए और गंदे गंदे गालियां देने लगे, मतलब ऐसे वर्ड्स बोले जो हर्ट करे। वाग विशुद्धि, उसकी वाणी जो रहती है वो शुद्ध होनी चाहिए। शमो धैर्यम, शमो मतलब जितेंद्रिय रहना चाहिए, धैर्य रहता है। आश्रंति परीक्षकम, ये परीक्षक में ये अच्छा वर्ड है। अब ये परीक्षक जो है यह चिकित्सक के लिए भी उपयोगी हो सकता है और जो विद्यार्थियों का जो परीक्षा लेते हैं उनके लिए भी होता है। तो डॉक्टर को भी, कोई भी चिकित्सक है उनको भी ये सब होना चाहिए कि श्रुतम होना चाहिए, बहुत कुछ सुना हुआ रहना चाहिए, बुद्धि उसकी अच्छी होनी चाहिए, स्मृति अच्छी होनी चाहिए, दाक्षता होना चाहिए, धृति अच्छा होना चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए चिकित्सक को। नहीं तो खुद ही गाली देगा तो मतलब अगर अपशब्द बोलेगा, गलत शब्द बोलेगा तो सामने वाले पेशेंट को हर्ट होगा, फिर वो किस तरह से इलाज करेगा। डांटना अलग बात है, डांटना पड़ता है कभी कभी क्योंकि डर निकालना पड़ता है, या फिर कोई बदतमीजी कर रहा है तो डांटना जरूरी होता है। लेकिन वाणी में कोई भी ऐसे वर्ड्स ना यूज करें जो गलत हो, उसका विचार का शुद्धि होना चाहिए, बात का शुद्धि होना चाहिए, और इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए। और महत्व अर्थ हृदय के पर्याय हैं, हृदय को हम महत्व भी बोलते हैं, अर्थ भी बोलते हैं। फिर हृदय से निकलने वाली 10 धमनियों को महामूला भी कहा गया है तथा ओज का वहन करने के कारण इसे ओजोवाह संज्ञा भी कहा गया है। ये जो धमनियां निकलती हैं, एओर्टा और ये सारी धमनियां जो निकलती हैं, इनको महामूला कहा है और ओज को वहन करने से ओजोवाह संज्ञा भी दी गई है। चरकानुसार अष्टांग आयुर्वेद का क्रम जो है वह काय चिकित्सा पहले, फिर शालाक्य है, शल्यापहृतकम, विषगर वैरोधिक प्रशमन, अगतंत्र, भूत विद्या, कौमारिक भृत्यम, रसायनम, वाजीकरणम, ये क्रम से चरक जी ने बोला है। सुश्रुत ने, क्योंकि वो सुश्रुताचार्य जी हैं, वो सर्जरी प्रधान है, तो पहले वो सर्जरी को पहले देते हैं, शल्य को बोलते हैं, फिर ईएनटी को बोलते हैं शालाक्य, फिर काय चिकित्सा, फिर भूत चिकित्सा, फिर उसके बाद कौमार वृत्ति, अगत, रसायन और वाजीकरण, ऐसे ये इन्होंने क्रम से चरक सुश्रुत संहिता लिखी है। और जो अष्टांग आयुर्वेद चरक का है वो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, इसलिए काय चिकित्सा पहले है, इसको ध्यान में रखिएगा। वाग्भट जो है ये तो आप लोग को याद है, काय बाल गृह शल्य दंष्टा जरा वृषय ही, मतलब काय चिकित्सा पहले, फिर बाल ग्रह बाल की चिकित्सा, फिर ग्रह चिकित्सा, फिर ईएनटी ऊर्ध्वांग चिकित्सा, फिर सर्जरी शल्य चिकित्सा, दृष्टा मतलब अगत तंत्र, फिर जरा, फिर वृषय मतलब रसायन, और फिर वाजीकरण, ये क्रम वाग्भट ने दिया है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। फिर यह है कि एक भिषक द्वारा दूसरे भिषक के परीक्षार्थ पूछे जाने वाले 8 प्रश्न, मतलब अगर मेरे पास अनुरिता मैम आई तो मैं उनसे 8 प्रश्न पूछूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि तंत्र, कौन सा तंत्र पढ़ा है आपने, तंत्र का अर्थ मालूम है क्या, उसमें स्थान कौन से है, कौन से चैप्टर में लिखा है, स्थानार्थ अर्थान, स्थान के हिसाब से अर्थ क्या है, फिर अध्याय कौन सा है, अध्याय का अर्थ क्या है, फिर प्रश्न और प्रश्नार्थ, प्रश्न का अर्थ, ये सब, ये 8 प्रश्न पहले के जमाने में एक चिकित्सक दूसरे चिकित्सक से पूछते थे। कोई भी मतलब वो रेफरेंस पूछना कि आपने कौन से रेफरेंस से क्या ट्रीटमेंट दिया है। पहले के जमाने में चिकित्सा होती थी ना तो एकदम ऑथेंटिक चिकित्सा होती थी,
तो चिकित्सक ये बताता था कि हमने वाग्भट के ये सूत्र से ये स्थान से ये लेके और ऐसा चिकित्सा किया है, तो फिर उसको ऐसे ऑथेंटिसिटी माना जाता था कि ये चिकित्सा सही है, क्योंकि पहले आयुर्वेद ही था, एलोपैथी नहीं था। अभी भी मॉडर्न डॉक्टर वो बोलते हैं, रेफरेंस देते हैं कि हमने हैरिसन का रेफरेंस दिया, पेज नंबर ये पे, ये चिकित्सा है, ये सब बोलते हैं। कोई भी चीज का जैसे संविधान बनाए तो संविधान का ये कानून के हिसाब से ये कानून फॉलो किया जाता है, कोर्ट में ये कानून से ये होता है, आईपीसी की धारा, वैसे ही चिकित्सा के लिए भी ये होना बहुत जरूरी होता है। तंत्र कौन सा है, तंत्रार्थ स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा है, स्थान का अर्थ क्या है, अध्याय कौन सा है, अध्याय का अर्थ क्या है, फिर प्रश्न क्या है और प्रश्न का अर्थ क्या है, ये 8 प्रश्न पहले चिकित्सक करते थे। आयुर्वेद के पर्याय आजकल क्या है कि लोग ना ये नहीं बोलेंगे कि आपने चिकित्सा किया, वो तो जेलसी में वो बोलते हैं कि सामने वाला गलत बोल रहे हैं। मतलब ये है, वो जो भी टॉक होनी चाहिए डॉक्टर और डॉक्टर के बीच में, वो पॉजिटिव टॉक होनी चाहिए, निगेटिव टॉक नहीं होनी चाहिए कि आप पैर खींच रहे हैं या फिर सामने वाले को बेवकूफ समझ रहे हैं, उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आयुर्वेद के पर्याय क्या है, तो आयुर्वेद के पर्याय तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम लक्षणम तंत्र इति अर्थांतरम, इस तरह से पर्याय बताएं। एक मिनट में अनम्यूट करके सबको बोलने का ये देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। एक बार आप लोग देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या आप? ये कंचन मैम रिपीट तो नहीं हो रहा है ना जो मैं पढ़ रहा हूँ? नहीं सर। हाँ, ये भी काम आता है, ये हम ना सारा चीज कवर कर रहे हैं। कल हमने दूसरा बुक से पढ़ा था, आज ही हम पारीख से पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 412 है। इसके बाद में चरकोक्त आयुर्वेद के पर्याय मैंने बता दिया, तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम लक्षणम तंत्र इति अर्थांतरम। इसके बाद में चरकोक्त विभिन्न स्थानों के पर्याय, पर्याय क्या है, हर स्थान का पर्याय दिया गया है। तो इसमें बोल रहे हैं श्लोक औषधारिष्ट विकल्प सिद्धि स्थान सिद्धि निदान मानाश्रय संज्ञकेषु, मतलब सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी कहा जाता है। यह टीकाकारों ने लिखा है, चरक ने खुद नहीं लिखा है। गंगाधर की टीका में इसके बारे में बोला है कि सूत्र स्थान को श्लोक स्थान बोलते हैं, चिकित्सा स्थान को औषध स्थान बोलते हैं, इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान बोलते हैं। चक्रपाणि ने भी नहीं बोला है, ये गंगाधर जी ने बोला है। कल्प स्थान को विकल्प स्थान बोलते हैं, सिद्धि स्थान को सिद्धि स्थान बोलते हैं, निदान स्थान को निदान स्थान, शारीर स्थान को आश्रय स्थान, विमान स्थान को मान स्थान। इसको हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यू में ऐसे पूछते हैं। तंत्र की परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है कि निरुक्तम तंत्रणाम तंत्रम, ये होता है डेफिनेशन कि जिस बारे में हम निरुक्ति लेके आते हैं और तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, वो तंत्र होता है, वो साइंस होता है। स्थान की परिभाषा क्या होती है, स्थानम अर्थम प्रतिष्ठाया, स्थान का कुछ प्रतिष्ठा रहता है। जैसे कि हमने कहा विमान स्थान, तो विशेष विमानम, उसमें कुछ विशेष रूप से होता है। तो स्थान का जो प्रतिष्ठा किया जाता है, सूत्र स्थान में सूत्र के रूप में सारी चीजें कवर की गई है। चिकित्सा स्थान में केवल चिकित्सा बताए, मतलब उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। प्रतिष्ठा का मतलब है सिग्निफिकेंस है, स्थान के अर्थ का सिग्निफिकेंस, इसका मतलब स्थान की परिभाषा होता है। अध्याय की परिभाषा क्या होता है, अधिकृत्यार्थम अध्याय नाम संज्ञा प्रतिष्ठिता, मतलब जैसे कि अर्श चिकित्सा बताया, अर्श चिकित्सा अध्याय, तो वहां पे अधिकृत्यार्थम मतलब वो चीज को अधिकृत करके उसी टॉपिक पे चर्चा की गई है चिकित्सा का। अधिकृत्यम अध्याय नाम संज्ञा प्रतिष्ठिता, इसको अध्याय बोलते हैं। ये आता है बहुत सारा। व्याधि के पर्याय, तत्र व्याधि रामायो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यर्थांतरम, मतलब व्याधि को हम व्याधि बोलते हैं, आमय बोलते हैं, गद बोलते हैं, आतंक बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं, ज्वर बोलते हैं, विकार बोलते हैं और रोग बोलते हैं। ये इसके सिनोनिम्स रहते हैं। रूप के क्या पर्याय हैं, तो तत्र लिंगम आकृति लक्षणम चिन्हम संस्थानम व्यंजनम रूप मित्यर्थ अर्थांतरम, मतलब इसको लिंग बोलते हैं, आकृति बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, संस्थान बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, रूप बोलते हैं। ये सारे इसके पर्याय नाम है। ये आप लोग को सब मालूम होगा, ये सब पढ़ा हुआ है। फिर हेतु में देखेंगे तो सन्निकृष्ट हेतु सद्य व्याधिजनक, मतलब मैंने दही खाया बहुत ज्यादा रात को, नेक्स्ट डे मेरे को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया या बुखार हो गया, ठंडी बच के, तो ये सन्निकृष्ट हेतु है। और विप्रकृष्ट हेतु है कि कालांतर में व्याधि उत्पादक, जैसे कि अभी वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो रहा था और पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया, तो जैसे ही शरद ऋतु आएगा, अभी जैसे ही ये अभी शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में,
तो जैसे ही शरद ऋतु होगा तो वैसे ही बहुत ज्यादा हीट बढ़ेगी और उस समय पित्त का प्रकोप शुरू हो जाएगा। तो व्यभिचारी हेतु जो रहता है वह अल्प मिथ्याहार विहार रोगोत्पादक नहीं रहता है। मतलब हम मिथ्याहार विहार करते हैं, रोज लोग उल्टा पुल्टा खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, फिर अल्कोहल लेते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फिर आइसक्रीम खा के फिर चाय कॉफी पी लेते हैं, ये व्यभिचारी हेतु होता है। इसको लोग कितना गुटखा तंबाकू ये सब खा रहे हैं, लेकिन सबको कैंसर थोड़ा ना होता है। तो ये व्यभिचारी होता है क्योंकि इसमें अल्प मिथ्याहार विहार होता है और रोग का उत्पादन नहीं करता है ये चीज। उसके बाद में प्राधानिक हेतु, प्राधानिक हेतु क्या रहता है कि निश्चित रूप से रोग का उत्पादक होता है। जैसे कि विष का सेवन किया, निश्चित रूप से व्याधि होगा। अग्नि का से संपर्क हुआ तो वह निश्चित रूप से जला देगा, ये निश्चित होता है। व्यभिचारी हेतु उतना स्ट्रांग नहीं हेतु होता है कि उस टाइम पे, क्योंकि उसकी अग्नि अच्छी होती है, धातु बल अच्छा होता है, तुरंत उसको व्याधि होगा, इतना नहीं होता है। फिर होता है दोष हेतु, वृक्ष सेवन से वात का प्रकोप होता है, ये दोष हेतु होता है। व्याधि का हेतु होता है कि अब व्याधि जैसे पांडु रोग है तो मृद भक्षण से पांडु रोग की उत्पत्ति, ये व्याधि का हेतु होता है। उभय हेतु मतलब वात रक्त की उत्पत्ति, इसमें दोष हेतु भी है। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा वात प्रकोपक आहार विहार करे तो वायु का भी प्रकोप हो रहा है, रक्त का भी प्रकोप हो रहा है, अगर रक्तवर्धक रक्त को दूषित करने वाले चीजों का सेवन कर रहे हैं। और अगर वो दोनों हो रहे हैं तो ये वात रक्त व्याधि का भी उभय हेतु है, व्याधि का भी है और दोष हेतु भी है, व्याधि हेतु है, दोनों है। इसके बाद में आते हैं उत्पादक हेतु, मतलब रोगों को उत्पन्न करने वाला, और व्यंजक हेतु होता है दोषों को प्रकोपित करने वाला। ये सब बेसिक बेसिक है, ये हर चिकित्सक को भी मालूम होना चाहिए ये सारी चीजें। फिर है दोषानुसार गुल्म के उपद्रव। अगर वातिक गुल्म रहता है तो क्या उपद्रव होते हैं, तो प्लीहा रोग होगा, उदावर्त होगा और ब्रग्न रोग होगा, हर्निएशन होगा। अगर वातक, अभी हर्निया के जो पेशेंट आते हैं ना, तो उनको हर्निया के पेशेंट में हम लोग अगर देखें तो वातिक गुल्म पहले हुआ रहता है और बाद में हर्निएशन होता है। उसमें हियाटस हर्निया भी ले सकते हैं, इंग्वाइनल हर्निया भी ले सकते हैं, सर्जिकल हर्निया भी ले सकते हैं। मतलब हर हर्निया जो रहता है उसमें वातज गुल्म के कुछ ना कुछ पूर्व रूप रहेंगे या लक्षण रहेंगे, वही हर्निएशन में होगा। उदावर्त भी होता है और प्लीहा भी होता है, ये उपद्रव स्वरूप में आगे व्याधि हो जाती है। उसी तरह से पैतिक गुल्म होता है तो उसमें ज्वर होता है और अतिसार विड़भेद, यह उपद्रव के रूप में जरूर आएगा पैतिक गुल्म में। श्लेष्मिक गुल्म में काश, श्वास और राज्यक्षमा। तो हमें जब भी श्वास के पेशेंट आते हैं तो गुल्म का संप्राप्ति पहले हुआ है कि नहीं वो देखना चाहिए, राज्यक्षमा में भी देखना चाहिए, काश में भी होना चाहिए, देखना चाहिए। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो गुल्म पहले नहीं हुआ होगा, ये स्वतंत्र रूप से वो व्याधि हो गई, ठीक है, उपद्रव स्वरूप में नहीं हुई है। प्रमेह के पूर्व रूप जो है ये आप लोगों ने पढ़ा है, सेकेंड ईयर बीएमएस से पढ़ाया जाता है कि जटिली भावम केशेसु। जैसे साधु बाबा लोग रहते हैं, वो उनके बाल जो रहते हैं वो घुंघराले घुंघराले गोल गोल हो जाते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं, तो वो लोग बहुत दिन तक कंघी भी नहीं कर पाते हैं और एक ही बार साल में करते हैं। इसी तरह से प्रमेह में ये पहले के लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, अभी छोटे छोटे बाल रखते हैं, लेकिन ये होता था जटिली भावम केशेसु माधुर्यम आस्यम, मतलब मुंह में मीठापन होना, कर पादयो हो सुप्तता दाहो, सुप्तता मतलब नमनेस आ जाता है, हाथ और पैरों में नमनेस आना। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको हाथ है ना सुन्न लगता है, नमनेस आ जाता है, नीचे सेंसेशन कम होते जा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि पैरों में चप्पल लगा के जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चप्पल कब निकल गया पता ही नहीं चलता है, नमनेस आता है और दाह भी होता है। कर पादेयो दाह, हाथ और पैरों में जलन होना, ये सिम्टम होते हैं। फिर ये पूर्व रूप की अवस्था में और रूप अवस्था में और ज्यादा बढ़ जाता है ये सब चीजें। फिर षट पद पिपलिकाभिश्च शरीर मूत्राभिसरणम, मतलब 6 पैरों वाली जो चीटियां होती हैं वह जब मूत्र निकालते हैं तो चीटियां लगना शुरू हो जाती है। अगर आपने इंसुलिन को कंट्रोल कर लिया, इंसुलिन से कंट्रोल कर लिया तो चीटियां नहीं लगेंगी यूरिन में। अगर इंसुलिन नहीं ले रहे हैं और शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, जैसे यूरिन करेंगे वहां पे, क्योंकि मीठापन आता है, ग्लूकोज रहता है, सुक्रोज रहता है, उसकी वजह से वो यूरिन में मीठापन की वजह से चीटियां में लग जाती हैं। ये पूर्व रूपावस्था में होता है। इसी तरह और पूर्व रूप का बहुत ज्यादा महत्व है, प्रमेय का पूर्व रूप ज्यादातर पूछा जाता है। इसी तरह से राज्यक्षमा के पूर्व रूप, इसमें बोल रहे हैं कि दोष दर्शनम दोषेशु अल्प दोषेशु वा, प्रत्येक वस्तु में दोष दिखाई देता है। कितना अच्छा से अच्छा खाना बना के दीजिए, वो पेशेंट को बुरा ही लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ बुराई लगेगी, या तो मसाला नहीं डाला या तेल नहीं डाला। और इसका मतलब ये नहीं है कि
जो लोग दोष दर्शन कर रहे हैं सभी को राज्यक्षमा हो गया है, ऐसे नहीं होता है। फिर ऐसे देखते हैं तो सास है, उसको बहू के हर खाने में प्रॉब्लम रहती है। अगर बहू अच्छा खाना बनाती है तब भी प्रॉब्लम रहती है, बेकार बनाते हैं तब भी। तो ये राज्यक्षमा का पूर्ण रूप है। इसमें एक ही ये सिम्टम नहीं है, इसमें और भी रहते हैं। मतलब इसको ये पॉजिटिव वे में लीजिए, नहीं तो जो लोग रहते हैं कि हर चीज में बुराई दिखना, बहुत सारे ऐसे एमडी के गाइड भी होते हैं ना, उनको हर चीज में बुराई दिखते हैं और बाद में वो, हाँ नजरिया का मेन रोल है। हाँ ये नजरिया होता है, और लेकिन ये व्याधि का रूप है। पहले ऐसे बिहेवियर नहीं था, अचानक चेंज होने लगा, तब प्रत्येक वस्तु में दोष दिखाई देना। फिर है भुक्तवत शास्य हृलासा, मतलब जैसे खाना खाते हैं हुरलास होना, मतलब नौशिया फीलिंग होना। तो वेट लॉस के पेशेंट आते हैं, अग्निमंद हो जाता है, तो उनमें हम लोग देखते हैं टीबी के पेशेंट होते हैं, एड्स के पेशेंट होते हैं, किडनी फेलियर के भी पेशेंट रहते हैं, तो उनमें वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो वो राज्यक्षमा एक तरह से किडनी फेलियर में भी राज्यक्षमा के परतंत्र रूप से व्याधि है। तो भुक्तवतश्चास्य, भुक्तवतश्च अस्य आस्य, मतलब मुंह में हुरलास होना, जी मिचलाना। फिर है मुखस्य पादयोश्च शोफः, मुख में और पैरों में सूजन आना, ये पूर्व रूप रहता है। फिर क्या है पाणियोश्चावेक्षणम मति अर्थम, वेक्षणात्म आत्म, एक मिनट, पाणियोश्चावेक्षणम वेक्षणात्म अत्यर्थम, मतलब हाथों को बार बार देखना, वो अपने हाथ की लंबाई देखते हैं, हाथ कितने सूख रहे हैं, कितना पतले हो रहे हैं, ऐसा वो बार बार देखता है। क्योंकि वेट लॉस हो रहा है, उसका मास कम हो रहा है, तो वो हाथ को बार बार देखता है, और फिर उससे इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी उसके दिमाग में आती है। फिर अक्षणों श्वेता व भासता, जब खून की कमी होगी तो आंखें जो है स्क्लेरा बहुत व्हाइटिश दिखने लगेगा। अक्षणों श्वेता व भासता। बाह्योश प्रमाण जिज्ञासा, बाहु के प्रमाण जानने की जिज्ञासा होती है कि मेरा हाथ कितना लंबा है, इसका लेंथ कितना है, इसका ब्रेड कितना है, इतना कितना है, क्योंकि मांस सूख रहा है। फिर निघृणत्वम, मतलब उसको ना घिन आती है हर चीज से, हर चीज से घृणा होती है। फिर दर्शनम अनुदकानम उदक स्थानानाम, मतलब उसको जहां पर पानी नहीं है उसको दिखाई देने लगता है कि पानी है। दर्शनम अनुदकानम उदक स्थानानाम, जहां पर पानी नहीं है वहां पानी दिखाई देता है, जहां पानी है वहां पे पानी नहीं दिखाई देता है। ऐसा पूर्ण रूप में हो जाता है। आजकल तो सारे टेस्ट हो गए, माउंटेज टेस्ट, एएफबी टेस्ट, ये बहुत सारे टेस्ट आ गए जिससे हमें पता चल जाता है कंफर्मेटरी की वेट लॉस हो रहा है तो आप चेक करा लीजिए, टीबी हो सकते हैं। आज के लोग, पहले के जमाने में पूर्ण रूप से ही सब किया जाता था, क्योंकि पहले के जमाने में मशीनें नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो इस तरह से किया जाता था। फिर उसके बाद में कफ, मेदा और अधिक मूत्रोत्पत्ति कारक सभी निदान प्रमेहोत्पादक है, मतलब कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, मेद का सेवन, मेदोवर्धक चीजें का सेवन, जैसे बहुत ज्यादा मैदा का सेवन किया जा रहा है, बहुत सारे पूरी वगैरह खाया जा रहा है, स्निग्ध और उष्ण। उसी तरह से कफ वर्धक, बैठे रहना, आस्य सुखम स्वप्न सुखम, दधिनी ग्राम्य औदक और अनुप रसांसिवा, ऐसा जो बताया। फिर उसके बाद में दिन में सोते रहना, दही का सेवन करना, दूध के पदार्थ जो कफ और मेदा को बढ़ाते हैं, और मूत्र उत्पत्ति कारक सभी निदान, सभी हेतु प्रमेह के उत्पादक होते हैं। फिर मेद, मांस और शरीरज क्लेद सभी प्रमेहों में दूषित होते हैं। फिर आप लोग बोलेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट आए, जुवेनाइल डायबिटीज के पेशेंट, उनमें ये होता है क्या? होता है, ये चीज होता है। आप लोग कभी भी देखें, एनालिसिस करिए, मेद बढ़ा हुआ रहता है, मांस बढ़ा हुआ रहता है, और वो वातज में अगर कन्वर्ट हो गया तो वहां पे क्षयात्मक, पहले वो आवरण जन्य संप्राप्ति से शुरू होता है, फिर क्षयात्मक संप्राप्ति में वो आगे जाता है। लेकिन शुरुआत में मेद, मांस और शरीरज क्लेद ये जरूर देखते हैं कि टाइप 1 हो टाइप 2 हो, उनको यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, क्लेद विकृत हुआ है, मांस भी विकृत हुआ है, मेद भी विकृत हुआ है। इसके बाद में चरक संहिता में हमने ये पढ़ा है कि निदानार्थ कारक रोग, मतलब एक रोग से दूसरा रोग किस तरह से होता है। जैसे ज्वर से रक्तपित्त होता है, या रक्तपित्त से ज्वर हो जाता है, रक्तपित्त और ज्वर से राज्यक्षमा ऐसा होता है, प्लीहा वृद्धि से उदर रोग या गुल्म रोग होता है, प्रतिशय से कास होता है, कास से क्षय रोग हो जाता है, ऐसा होता है। फिर उसके बाद में राशि के भेद है खाना खाने के लिए, सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह, मतलब सब कुछ समान मात्रा में लेके हम लोग खा रहे हैं वो सर्वग्रह, सर्वदश्च ग्रह परिग्रह, तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले रहे हैं तो वो परिग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, रोक सकते हैं। बहुत अच्छे से। हाँ, ये प्रैक्टिस में भी काम आने वाला है और एग्जाम में तो काम ही आने वाला है।
इसके बाद में है कि उपयोग नियमों को उपयोग संस्था बोलते हैं, और वह जीर्ण लक्षणों की अपेक्षा करती है, मतलब खाना पचे इसके लिए उपयोग नियम का रहता है। हम खाना खा रहे हैं तो कितना मात्रा में खाना खा रहे हैं, तो वो खाना पच रहा है कि नहीं वो देखना है। मेरे पास एक फोन आया आज कि वो सिक्योरिटी में काम करते हैं कुछ राजस्थान में पेशेंट, तो बोले कि डॉक्टर साहब मुझे ना इतना गैस होता है, इतना पेट जलता है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं बार बार हॉस्पिटल भागता हूँ, वो इंजेक्शन देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि आपका रूटीन बताइए। बोले मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और उठते उठते 5-6 गिलास पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में पेट साफ होता है, फिर मैं 6 बजे खाना खा लेता हूँ। आशा में बोले प्रमेह में मेनली यंग एज में नेक के पीछे ब्लैकनेस होती है। एक बार आशा जी आप बताइए, इसको इलाबोरेट करिए। सर जैसे ही आपने ये प्रमेय की जो लक्षण बताए गए हैं तो वो तो दिखते ही दिखते हैं, लेकिन अभी जैसे मेरे पास केसेस आते हैं तो उसमें जो यंग एज के पेशेंट होते हैं ना, उसमें कई बार मैंने देखा है कि जो नेक के पीछे का रीजन होता है उसमें ब्लैकनेस क्रिएट होने लगती है, अपीयर होती है। जी ये शायद तो वात कफ बढ़ने की वजह से होती है या फिर रक्त की दुष्टि की वजह से होती है, कुछ भी हो, लेकिन ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है सभी। हाँ इसको आप पूर्व रूप में भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है। अच्छा ठीक है, आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। इसमें एक और चीज बता रहे हैं कि हाँ, तो मैं वो पेशेंट का बता रहा था, तो बोले कि मैं सुबह उठते उठते बहुत ज्यादा पानी पी लेता हूँ, 1-1.5 लीटर पानी पी लेता हूँ, फिर पेट साफ होता है, उसके बाद में मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, फिर मैं 6 बजे खाना खा लेता हूँ, फुल डाइट कर लेता हूँ। और मैंने कहा क्या खाते हैं, तो रोटी सब्जी बनवाता हूँ अपनी वाइफ से, वो खा लेता हूँ। फिर उसके बाद में 9:30 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो मैं हैवी डाइट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में दिन में खाता हूँ, फिर शाम को खाता हूँ, फिर रात को खाता हूँ। तो मैंने कहा क्या क्यों खाते हैं? बोलता है कि मेरे को काम पे जाना होता है, अगर नहीं जाऊंगा तो वीकनेस आएगा, ऐसा वो बोल रहा था। तो ये जो मानसिकता है कि वीकनेस आएगा, तो शशि मैम क्या बोल रही है, डायबिटिक पेशेंट के स्क्लेरा वाइट नहीं रहती अच्छे से, नहीं ये पूर्ण रूप में थोड़ा सा दिखने लगता है। एनीमिक जो रहते हैं ना पेशेंट, जहाँ पे रक्त का क्षय होता है, वहां पे एनीमिया में आपने देखा है ना, स्क्लेरा एकदम व्हाइटिश होता है। हाँ, तो मैंने कहा कि आप इतना क्यों खाते हैं, अभी आपको खाना नहीं खाना है, ऐसा मैंने स्ट्रिक्टली बोला, जब तक भूख नहीं लगती है नहीं खाना है। बोला फिर मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाए। मैंने कहा आप 2 दिन करके देखिए फिर क्या होता है। तो उन्होंने अभी किया है। ऐसे ही अनुरिता मैम की मम्मी भी आई थी, वो इतने दिन से अग्निमांद्य, रोचक और बहुत ऐसे वीकनेस, स्ट्रेस, ये सब है। तो मैंने उनका दिनचर्या देखा, अनुरिता मैम के मम्मी का, तो वो ना ऐसे कुछ सोचती रहती है, फिर उसके बाद में बिना भूख के खाना खाना, इसलिए अरुचि बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो है ना उपयोग नियमों के उपयोग संस्था बोलते हैं, मतलब जीर्ण लक्षणों की अपेक्षा करते हैं। आपको उतना ही खाना खाना है कि हमारे बॉडी को एसिमुलेट हो, डाइजेस्ट हो, और फिर शुद्ध प्रवृत्ति होना चाहिए। बिना शुद्ध प्रवृत्ति के अगर खाना खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को, किडनी को, लीवर को नुकसान देता है। ये जो हमारे नियम बताए हैं चरक संहिता में, वो 100% सही है, उसको फॉलो ही करना चाहिए। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो व्याधियां होती हैं, और फिर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं इतने लोगों के लिए। आप फिर वो एनाटोमिकली आपको ठीक करते जाएंगे, पैथोलॉजिकली ठीक करेंगे, वैल्यूज को नॉर्मल लाएंगे, लेकिन आपका संप्राप्ति भंग नहीं होगा, क्योंकि हेतु सेवन बार बार होगा, बार बार होगा। इसी तरह से ओक साथ में है, वो उपयोगिता के अधीन होता है। अलसक में वमन और अतिसार के अतिरिक्त आम विष के सभी लक्षण मिलते हैं। अलसक है वो आलसी की तरफ अन्न आम ऐसे जमा रहता है, वो अलसक बोलते हैं। और अलसक में वमन और अतिसार नहीं होता है, लेकिन आम विष के सब लक्षण मिलते हैं। जबकि विसूचिका में जो कॉलरा जैसे सिम्टम्स होते हैं, उसमें वमन और अतिसार भी मिलते हैं। अलसक की चिकित्सा क्रम क्या है, तो अलसक अगर पेट में आलसी की तरह अन्न पचा हुआ बैठा हुआ है, ना ऊपर निकल रहा है ना नीचे निकल रहा है, और डिस्टेंशन हो रहा है, तो वमन देना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए, बुद्धवर्ती देके फिर लंघन कराना चाहिए। ये क्रम है। विसूचिका में पहले लंघन कराना है, फिर विरेचन कराना है, सारा कचरा निकाल देना है विसूचिका में, और फिर संसर्जन क्रम करना है। इसको ध्यान में रखिए जी। शशि मैम आपने क्या बोला था, एक बार फिर से बोलिए।
लोग गुड इवनिंग फेसबुक पे भी सर। देखते हैं। मैं कह रही हूँ जो प्रमेह के पेशेंट होते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अभी तक मैंने जितने भी देखे हैं, नॉर्मली ये होता है कि हमने अपने उसमें भी पढ़ा हुआ है जहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन में ये चीजें आती हैं। तो आईज जो स्क्लेरा व्हाइट सा देखते हैं ना कुछ लोगों का, और कुछ लोग का स्क्लेरा व्हाइट नहीं रहता, बीच बीच में उसमें येलोइश कलर या कुछ और कलर रहते हैं। तो मतलब जो ब्लैक वाला पोर्शन के अलावा जो है, कॉर्निया के अलावा, तो उसके पीछे की वजह होती है कि मेन वजह इसकी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो डायबिटिक पेशेंट में हमेशा मिलता है। मतलब आज तक मैंने डायबिटीज का कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा है जिसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो उन सभी में रहता, मतलब आंख देख करके मतलब मैं पहले डायग्नोस कर देती थी कि हाँ सर आपको डायबिटीज है क्या। हाँ, लेकिन तो मैंने जो बोला ना उसमें हाँ राज्यक्षमा के पूर्ण रूप में बोला, प्रमेय में हाँ, नहीं। आपने सर उसमें बोला, तो इसमें होता है। और वैसे भी ये चीज तो 100% होती है कि अगर आंखें स्क्लेरा जो है अच्छे से व्हाइट नहीं है, जिसको बोलेंगे स्वच्छ नहीं है, तो उस केस में हमेशा कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। तो स्क्लेरा के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं सामने वाले को कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है, तो क्या या दिखता है, कॉन्स्टिपेशन। कैसा दिखता है वो सर कॉन्स्टिपेशन? जैसे कुछ लोग की आंखें आप देखिए ना, कॉर्निया और स्क्लेरा जो है दोनों बिल्कुल अलग अलग से कलर से दिखते हैं, और मतलब जो स्क्लेरा वाकई पूरी दूध की तरह व्हाइट दिखती है। और कुछ लोग की स्क्लेरा जो होती है ना, वो व्हाइट नहीं, थोड़ी सी धूमिल होती है, थोड़ा अलग सा कलर होगा, मतलब व्हाइट कलर वो चला जाता है। जो व्हाइट कलर, जैसे आप बच्चों की आंखें देखिए सर, नॉर्मली बच्चों का स्क्लेरा देखिए कितना प्रोमिनेंट व्हाइट होता है। अच्छा, आप एक काम करिए, आपके जी पास सर। कोई भी पेशेंट ऐसा है जो कॉन्स्टिपेटेड है, उसका थोड़ा हाँ फोटो निकाल के भेजिए और फिर समझाइए तो और समझ आएगा। ठीक है सर, क्योंकि मैं सारे पेशेंट का देखती थी। और एक और कॉन्स्टिपेशन का होता है, इसी बात से मुझे याद आ गया। हालांकि वो देख करके ही पता चलता है, जैसे टच करके। अगर किसी का बैक बहुत हैवी होता है, तो उस केस में भी उसको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और बैक वाली बीमारियां होती हैं, तो जो बैक की बीमारियां होती हैं वो सबसे मुश्किल तरीके से ठीक होती हैं। जो फ्रंट में जिनके मतलब वेट गेन होता है, तो वो इजिली मतलब ठीक की जा सकती है। लेकिन अगर बैक में किसी के काफी ज्यादा फैट डिपोजिशन होता है, तो उस बीमारी को ट्रीट करना मुश्किल होता है। सही बात। ये ये भी है पूर्ण सर। रूप में आता है या फिर मेन लक्षण में आता है जो आप बता रही मैम हैं? जैसे आप सामने वाले को एक लुइस कुन्ने जी की एक बुक है एक्चुअल में फेशियल एक्सप्रेशन की, तो आप मतलब उस बुक को अगर पढ़े हो तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि हाँ, सामने वाले को बोल सकते हो तुम्हें ये बीमारी है। क्योंकि मैंने पहले पेशेंट्स का करती थी तो मैं बता देती थी, वो बैठ जाता था, मैं बता देती थी अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, तो बोलता था यस मैम। तो आप किया है भेजिए, मैंने। मैम उसका रेफरेंस दीजिएगा, मुझे इंटरेस्ट है हाँ तो। हाँ मैम, भेज दूंगी मैं आपको बुक। तो उसमें ये है कि आपके बॉडी में कहाँ फैट डिपॉजिट ज्यादा हुआ, कहाँ वेट ज्यादा हुआ है, इसके बेसिस पर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि डिसीज जो है क्यूरेबल है कि इनक्यूरेबल है, या बहुत मुश्किल से क्यूरेबल है। ये ये चीजें जो हैं। आपने बताया कि प्रमेय में पर्टिकुलरली बैक में ज्यादा फैट होता है, तो उसका कारण? नहीं, वो प्रमेह में तो, प्रमेह का तो मेन साइन सिम्टम है मैम, आंखें जो होती हैं वो स्क्लेरा व्हाइट नहीं रह जाती है। ये मैंने एक नहीं कईयों को देखा है हमें भी वो दूर से। मेद धातु की मतलब दृष्टि है, और धातु पोषण क्रम जो है वो अवरोधित होता हाँ है, तो उसकी वजह से भी हाँ। होता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आलोचक पित्त और ये पित्त का रहेगा ना। अब जैसे आंखों के कॉर्निया के कलर पर होता है ना कि भाई किसी की ब्लैक होती है, किसी की मतलब ब्राउन होती है। तो जिनकी जैसे ब्राउन कलर होता है उनको लीवर की मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। तो ये चीजें भी डिफाइन है, मतलब सर्वे वर्वे हुए होंगे पहले, तो उससे पता चलता है कि ब्लू आइज का क्या होगा, ब्लैक का क्या होगा, ब्राउन का क्या होगा, ब्लैकिश ब्राउन का क्या होगा, या ब्राउनिश ब्लैक का। तो उस हिसाब से वो बीमारियां मिलती हैं। और हम अपने आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो सब में ग्रहणी दुष्टि होती है, और सब में लीवर की डिसीज होती है। तो जिनकी बहुत स्वच्छ आंखें होती है ना, वो मतलब हेल्दी आईज होती हैं। अगर स्वच्छ नहीं है, मतलब उसमें कहीं पर भी हल्का फुल्का कलर का इधर उधर है, तो समझ लीजिए बीमार है बंदा। मेन तो वो मेरे रक्त। पास एक दो पेशेंट्स हैं, पर एक्चुअल में आपने आंखों का कलर अभी उतना आ नहीं पाता है। मैं जब ना देखूंगी थोड़ा पिक्स में। जी पिक्स सर। निकाल के भेजेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। हाँ जी सर, मैं अब कोशिश करूंगी, भेज दिया हाँ करूंगी। हाँ। और ओके सर, थैंक डॉक्टर यू सर। मुनीश शर्मा मैम, आपने कुछ लिखा है, आपने ऐसे ऑब्जर्व किया है क्या? डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, प्रभात जी, आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखे हैं, कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं आप लोग। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, आपने ऐसा किया है सर मैं ये थोड़ा मेरा मैडम ये जो बोल रहे हैं, ये जेरोसिक्स के बारे में बोल रहे हैं क्या, बोल पूछ रहा था। जैसे कि वो ड्राई स्क्लेरा रहता है, वो विटामिन डिफिशियंसी से भी होता है जो। शशि मैम, ये आपसे पूछ रहे हैं सर, शशि तिवारी मैम, शायद मैम काम करिए। हाँ जी सर, वीडियो ऑन करिए, मैं बताती हूँ।
रुकिए, मैं यहाँ स्पॉटलाइट करता हूँ। हम्म। आप वीडियो ऑन करिए। हाँ जी सर, मेरा ऑन है। देखिए शशि में जैसे एकदम ये, लग रही है देवी जैसा। थैंक यू सर, कीर्तन से अभी आ रहा है एक्चुअली। ये जो स्क्लेरा है ना, पूरी व्हाइट व्हाइट दिखती है, जैसे बच्चों में देखेंगे ना बिल्कुल दूध की तरह सफेद दिखती है। तो आप इस स्क्लेरा पर इधर पूरी आंख उसकी उठाकर अच्छे से देखेंगे ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाग दिखेंगे, येलो येलो कलर के या हल्के से ब्राउनिश कलर के। मतलब जो इसकी व्हाइटनेस की ब्यूटी है वो चली जाती है। तो वो चीज मतलब कैमरे के उसमें आप क्लिक करके बड़े आराम से नहीं दे सकते हो, बट पेशेंट सामने बैठा है तो आप देख सकते हो कि अगर आपका स्क्लेरा और कॉर्निया का क्लियर का डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, अलग अलग से कलर आईज में दिख रहा है। जीरोसिस में तो सर ड्राई आईज हो जाती है ना जी जी, प्रभात ड्राई, सर? डॉल एंड ड्राई रहता है जी। हाँ, तो ड्राई आईज तो एक अलग सी चीज होती है। जैसे खुद की मेरी ड्राई आईज है, बट मैं वो लगाती हूँ, मतलब सलाइवा तो उससे काफी हद तक ठीक है, अब उतना मतलब फील नहीं होता है। तो ड्राई आईज में ईचिंग भी बहुत होगी। बट जो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, आप एकदम मतलब सामने वाले की आंख देखकर बोल सकते हो कि कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है। तो ये जो आंख का व्हाइटनेस है, आप बच्चों की आंखें देखना, सबसे ज्यादा आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा, क्योंकि बच्चों के केस में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता भी है तो बच्चों के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे छोटा बच्चा है, तो जब कभी आपको देखना तो छोटे बच्चों की आंखें देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से स्क्लेरा का आइडिया लग जाएगा। अब जैसे ये कॉर्निया है, अगर ये ब्राउन कलर की है तो मेजोरिटी केस में लीवर की प्रॉब्लम होती है। ये सब डिफाइन है कि ब्लैक इज ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर है तो कैसा है। जैसे मार्वल की उसमें भी सोचती हूँ कि वहां पर भी कुछ ऐसा था क्या। दुर्गा सप्तशती में है ना, धूम्र मिलोचन नैना जिस दिन मधुमाती, तो माँ का है। तो ये ऐसे है, ऐसे किसी का बैक बहुत हैवी है, बटक रीजन बहुत हैवी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और किसी के बैक रीजन में अच्छे से फैट है तो वो समझ लीजिए उसको इनक्योरेबल बीमारियां हैं, और फ्रंट में है तो वो क्योरेबल होती हैं। ये चीजें हैं, और दो चार इसके और पॉइंट्स मैं बता दूंगी सर बाद में। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया, ओके। और शशि मैम आपके पीछे बहुत कौन अच्छी सी दिख रही है किताब आप। है? थैंक यू। हाँ ये जी सर। मैम आपके पीछे कौन सी बुक्स रखी हैं? बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रखी हैं। सर एक भगवत गीता है, एक रामायण है। और नीचे नीचे? नीचे तो बुक्स नहीं रखा, नीचे तो मैंने कुछ दवाएं रखी हैं। अच्छा मेरे पास तीन चीजें हैं अभी, अच्छे से पढ़ी तो मैंने कुछ भी नहीं है। भगवत गीता है, और रामचरितमानस है, और मेरे पास योग वशिष्ठ है सर। अच्छा, तो आप पढ़ती हैं ये सब? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सर अभी। एक्चुअल में मैं जहाँ जा रही हूँ वहां पर वो ध्यान कराते हैं, तो बहुत अच्छा ध्यान कराया है। जी और मैं मतलब इस साल मेरी कुछ अच्छी चीजों में शायद ये भी है, क्योंकि मैं इंसानों में यकीन नहीं रखती थी, मतलब इंसान को मैं गुरु नहीं मानती थी। हाँ टीचिंग वाला मतलब पैटर्न को छोड़ करके वहाँ जो मेरे टीचर है वो मेरे गुरु हैं, अलग बात है, आध्यात्मिक गुरु। बट एक लोग को मैंने अब मान लिया है, और मैंने उनको बोला है कि आप जब मुझे शिष्य बनाना चाहें आप बना सकते हैं। क्योंकि गुरु एक्चुअली डिसाइड करता है, शिष्य डिसाइड करने वाला नहीं होता कि कौन बनेगा मेरा शिष्य, कौन नहीं बनेगा। जी तो एक चीज ये भी इस नवरात्रों में हुई है, जिस साधना को हम करना चाहते थे वो मिला है मुझे। जी। आप सब लोगों से पूछिए, आप सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग हाँ रही सही बात, बहुत सुंदर लग रही है आप। थैंक यू है। मैम, थैंक भी यू सुंदर है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही निखर गया है सुंदरता। सर। फास्टिंग का असर होता है ना। हाँ हाँ, सही बात हाँ, है। हाँ जी आप सर, भी कर रही थैंक है यू। मैम, मैं भी कर रही हूँ। हाँ जी मैम, सारे लोग को करना चाहिए एक्चुअल में, लंघन हो जाता है। अभी आज एक लोग से बात हुआ है, हमारे ग्रुप के ही हैं मैम, तो वो खा रही थी सब्जी वब्जी और रोटी वोटी भी खा रहे थे, तो मैंने मैम को फिर मना किया। मैंने कहा मैम इस टाइम फ्रूट्स ले लो, नारियल पानी है, नींबू पानी है, सारी चीजें ले लीजिए। तो लंघन तो हम लोग को ऐसे सोच कर करना चाहिए कि हमारा इस बहाने आम पाचन हो जाएगा। सही बात है। तो ये सोच करके मैं कर रही हूँ। जैसे इस बार तो शुंठी साधे जल से नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल ही है अभी, लेकिन आम पाचन होगा। 2 दिन बाद ही असर नजर आने लगा था मैम, जैसे पेन वगैरह होता था मेरे टो के ज्वाइंट में थोड़ा सा, तो वो सारा चला गया था। जी तो मैम, ये चीजें बॉडी में हैं। लाइटनेस भी आ जाती है, जैसे आज चौथा दिन है तो ऐसे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, हल्कापन लग रहा हाँ जी मैम, मैं है। क्या तो डांस करती हूँ ना बहुत फास्ट, पूरे दिन तो काम कर थक जाते थे, लेकिन अभी एनर्जी लग रही है। नहीं मैम आप करके देखो, जानते हो मैं अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब आप कभी भी बहुत लो फील करिए, तो अगर आप डांस के शौकीन हो तो बहुत ही फास्ट बीट चला दो, मतलब जैसे उसको कहते हैं ना शिव तांडव चला लो, और शिव तांडव पर फिर करो आप, फिर आप देखो क्या मजा आएगा। मैं आपको एक कोटेशन बताती हूँ, रुकिए। अभी मैंने गरबा कर किसी लेते को हैं, हम गुजराती है ना, तो हम गरबा कर लेते हैं, वो बहुत फास्ट नहीं, बीट। गरबा की तो स्पीड होती है, मतलब आपको जो भी फॉर्मेट करना है बहुत फास्ट करो, क्योंकि देखो काम करने की जो क्षमता होती है एक मानसिक स्थिति होती है। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप कभी भी बहुत लो फील करते हो तो उस वक्त आप डांस करो, अगर और गरबा बहुत फास्ट कर सकते हो तो करिए।
मतलब फिर मैं तांडव स्टाइल में ही करती हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट करती हूँ। तो उतना फास्ट जब करेंगे, 5 मिनट भी करेंगे ना, तो एक तो जैसे जिन लोग को वेट लॉस की प्रॉब्लम होती है कि वेट लॉस नहीं होता है, उनको तो मैं यही करूंगी। हालांकि थोड़ा सा अदरवाइज लगेगा, आप हाफ आवर डांस करिए, आपका वेट बहुत अच्छे से लॉस हो जाएगा। शकीरा चला लो, चाहे शितांडव चला लो, चाहे जो चला लो, एग्जैक्टली आपको दैट्स द जो थिंग। पसंद हो। मतलब हाँ जी वे मैम। ऑफ वे ऑफ ट्रीटमेंट भी है ये, क्योंकि उससे मानस जो दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं। और हाँ, आप क्योंकि आप करके देखो ना, एक तो आपकी जितना भी जो स्वेट होता है, 3 ही तो मल है, मल मूत्र और स्वेद। तो स्वेद के थ्रू पूरा टॉक्सिक मटेरियल निकल जाता है, आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो। क्योंकि जो हम लो फील करते हैं वो हमारा मेंटल लेवल होता है, मानसिक स्थिति होती है, मेंटल कंडीशन होती है। तो हम हाई फील करना चाहते हैं तो हम 10-15 मिनट डांस कर लेंगे तो हम फील करने लगेंगे। और हम काम नहीं करना चाहते, वो हमारा यहाँ का उपज होता है एक्चुअली। नहीं, तो सही ये बात चीज है। है। पहले रेगुलर जिम में करती थी थोड़ा योगा और हम्म। उपा वगैरह, लेकिन अभी वो हम्म। नहीं पा रहा है, तो वही मुझे लग रहा था, मैंने वही नहीं, उपा। जैसे अगर योगा नहीं कर पा रहा है इंसान, टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो जब भी आप खाली पेट हो, आप शाम को कर लो। जैसे मैं 2-3 साल पहले ऑफिस से जा करके आधे घंटे रूम बंद करके डांस करती थी, क्योंकि उस वक्त योगा क्लासेस वगैरह नहीं चलाती थी। और चीजें तो मुझे था कि हाँ, अपने आप को मेंटेन रखना है थोड़ा बहुत, और एनर्जेटिक रखना है, तो फिर डांस भी कर सकते हैं। डांस भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। पर करो हर चीज उत्साह के साथ। नॉर्मल विंसेंट पील ने लिखा है, जिंदगी का हर चीज का जो कारण है या जो कुछ है वो जोश है। तो जोश आपके अंदर होना चाहिए बहुत ज्यादा। तो जोश के साथ कुछ भी करेंगे, वही ओशो का समझे तो ध्यान है कि आप जो काम मन से करते हो ध्यान होता है। तो ये चीज है। ठीक है। और शेयर थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। आपने एनर्जी ला दिया सभी के मन में। थैंक यू। हाँ सर, एक्चुअली देखिए, आप जैसे किसी से बात करो, अगर बुझा सा रहता है ना, तो आधे आपकी एनर्जी खुद ही डाउन हो जाती है ना। मीन्स उस चीज को लेकर आप पॉजिटिव नहीं, तभी तो लो सा रिएक्ट कर रहे हो। तो ये जी भी हो जाती है। नॉर्मल विंसेंट पील ने लिखा है, वो भी मतलब वो है, क्या बोलते हैं, ऑथर हैं, और स्पिरिचुअल ऑथर है। मेनली मोटिवेशनल बुक्स हैं, बट स्पिरिचुअल टाइप के हैं। तो हम क्रिश्चियनिज्म से हटाकर अपने धर्म में सोच सकते हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब कभी बहुत परेशान रहो तो आप उन लोग को पढ़ो, उन लोग को करो। हालांकि ध्यान तो सबसे अच्छी चीज होती है, साधना खास करके। तो अभी मैं जो साधना कर रही हूँ बहुत अच्छी है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे। जी थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हुआ आपने ब्रेक में कुछ बता दिया, अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, इसमें अब है कि जन पदोध्वंस कर भावों में दुष्परिहार्यता का क्रम। मतलब किसको हम कंट्रोल करें तो कंट्रोल हो जाते हैं, और जो दुष्परिहार्य होते हैं वो ऐसे है। वायु को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं हवन वगैरह करके और कचरा वचरा साफ करके। फिर उससे ज्यादा डिफिकल्ट जल होता है। जल को फिर साफ करें, क्योंकि वो जो स्रोत से आ रहे जल, जहां पर भी पानी का आ रहा है, उद्गम हो रहा है, और जहां से आ रहे हैं उसको थोड़ा, आप लोगों ने देखा होगा अभी ये उज्जैन में शिप्रा नदी का पूरा एकदम साफ कर दिया है, और वहां एक झील था वो पूरा गंदा था, तो वो उसका नाम कुछ तो है। अभी उज्जैन में हो रहा है ना ये श्री महाकाल कॉरिडोर का ये हो रहा है, और उसको बोला है शिवलोक, श्री महाकाल लोक करके उसका उद्घाटन होने वाला है कुछ दिन में। तो पानी को थोड़ा डिफिकल्ट होता है शुद्ध करना, उससे डिफिकल्ट होता है देश को शुद्ध करना, और उसके बाद में होता है सबसे दुष्परिहार्य होता है काल। अगर टाइम खराब आ जाता है, जन पदोध्वंस हो जाता है, तो टाइम का हमें वेट करना पड़ता है। जैसे कि कोरोना टाइम आ गया था, तो वो पूरा 1.5-2 साल कितना खतरनाक हुआ था कि सभी लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो काल को ठीक करना थोड़ा दुष्परिहार होता है। सबसे इजी है वायु, फिर जल, फिर देश, फिर काल। इसके बाद में आता है सातवें भेद। सातवें भेद में सूत्र स्थान में ऐसा बताया कि देश सातवें, ऋतु सातवें, रोग सातवें और ओक सातवें। और विमान स्थान में बताया कि सातवें 3 बताए, प्रवर, मध्य और अवर। फिर उसके बाद में 7 बताए पृथक पृथक रस का सेवन करना और सर्व रस सेवन करना। इस तरह से 7 ये बताए। पृथक पृथक मतलब मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। ये पृथक पृथक रस का सेवन ये 6 हो गए, और सर्व रस सेवन ये 7 हो गए। इसके बाद में आम दोष में अपतर्पण करवाने के बाद भी रोग का संबंध बना रहे तो व्याधि विपरीत चिकित्सा करने का निर्देश है। मतलब आम दोष है और आपने लंघन कराया, और उसके बाद में रोग है ही, कंटिन्यू है, तो व्याधि के ऑपोजिट, जैसे कि पांडु रोग है और आम दोष है, तो आपको आम दोष का पचन करने के लिए लंघन कराना पड़ेगा। लेकिन तब भी रोग है ही, पांडु रोग है ही, पांडु रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो व्याधि विपरीत हमें, जैसे कि वहां पे उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, तो हमें स्नेह पान कराना है, मृदु विरेचन कराना है, लौह कल्प देके रस और रक्त धातु को अच्छा करना है। ये चिकित्सा करने का निर्देश है। जन पदोध्वंस जन्य व्याधियों की चिकित्सा में पंचकर्म करना है। जैसे कि कोरोना टाइम में बहुत ऐसे हो गया था,
तो पंचकर्म कराना जरूरी होता है, रसायन का प्रयोग और दैव व्यापाश्रय चिकित्सा ये जरूरी होता है। जन पदध्वंस का मूल कारण है अधर्म और उसका योनि क्या है, प्रज्ञापराध। अगर प्रज्ञापराध किया जाता है, जैसे कि चाइना के लैब में वो बनाया गया कोविड-19 और वो सब जगह छोड़ दिया गया और लोग का लाइफस्टाइल भी बहुत बेकार हो गया था, तो उसके वजह से प्रज्ञापराध हो रहा था और अधर्म किया गया, इसलिए जन पदध्वंस हो गया। वात पित्त का वह मन के लिए चित्त संपूर्ण शरीर स्त्रोतस माना गया है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि स्त्रोतस के पर्याय क्या है, मतलब उनकी सिनोनिम क्या है, तो सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृत और असंवृत, स्थान, आश्रय और निकेत, इसके सिनोनिम्स है। इसके बाद में ये जो बताया अनुमान से क्या क्या हमें जान सकते हैं, विमान स्थान का स्पेशलिटी है कि उन्होंने अनुमान को इलेबोरेट किया है। तो बोल रहे हैं कि अगर जरण शक्ति है, कैसा खाना टाइम पे पच रहा है कि नहीं पच रहा है, तो उससे हमें अग्नि का अनुमान हो जाता है, किसकी अग्नि कैसी है पेशेंट की। हो सकता है कि वो मंदाग्नि हो, अगर कफ की वजह से मंदाग्नि हो सकता है, पित्त की वजह से तीक्ष्णाग्नि हो सकता है और वायु की वजह से विषमाग्नि हो सकता है। अगर सम्यक है तो जरण शक्ति, खाया पिया पच जाता है। जैसे कि सोल्जर्स लोग रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उनको टाइम पे भूख भी लग जाती है, पच भी जाता है, मल मूत्र भी निस्सरण हो जाता है। तो जरण शक्ति को नाप, जरण शक्ति से हम अग्नि के अनुमान कर सकते हैं। व्यायाम कितना कर पाता है, वर्कआउट कितना कर पाता है, उससे हम बल को जानते हैं। प्रीति से हमें किसी में अटैचमेंट है, प्यार है, तो हम रजगुण कितना बढ़ा है वो जानते हैं। अगर अविज्ञान है, कुछ चीज नहीं समझ आ रहा है, तो मोह। मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे आए कल परसों, वो बोल रहे थे कि हमें ना उस इंसान के प्रति इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं ना, तो हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम डिप्रेशन में सोते रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं। मतलब ये अविज्ञान है, कोई साथ में थोड़ी ना रह सकता है हर समय, ये मोह है, अटैचमेंट है, और इसी की वजह से वो उन लोगों को बीमारी है, बाकी कोई बीमारी नहीं है। तो अविज्ञान, इसको जानना है तो मोह कितना बड़ा है ये समझ सकते हैं। फिर इंसान अभिद्रोह कर रहा है, एजिटेशन कर रहा है, तो हम ये जान सकते हैं वो वायलेंट बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, मतलब उसका क्रोध कितना है ये समझ आता है। अगर वो पेशेंट कोई प्रसन्न है तो हम ये जान सकते हैं कि पेशेंट कितना खुश है। जैसे कि हमने अभी शशि मैम को देखा, शशि मैम इतना अच्छे से बता रही थी, इतना खुश थी, मतलब वो अंदर से हर्षित है, खुश है मैम। उसी तरह से तोष से प्रीति, कितना प्यार है एक दूसरे के प्रति, सम्मान कितना है, वो तोष से समझ आता है। विषाद अगर किसी को है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तो वो फ्यूचर या पास्ट इसके वजह से भय में है बहुत ज्यादा, तो विषाद से हम भय को जान सकते हैं। अभिप्राय से श्रद्धा को जान सकते हैं। जैसे कि लोग यहाँ पर आते हैं और सुबह उठ के सुबह सुबह आ जाते हैं, तो आयुष दर्पण के प्रति, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा है, तो उनका अभिप्राय क्या है, उससे हमें पता चलता है कि श्रद्धा कितना है। लोग मंदिर में जाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। फिर ग्रहण शक्ति कितना हो रहा है, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, कितना ग्रास्प कर पाते हैं, तो उससे मेधा को हम समझ सकते हैं। नाम ग्रहण से संज्ञा को, उत्थान से वीर्य को, मतलब इरेक्शन हो रहा है तो वीर्य को हम समझ सकते हैं। उपशय अनुपशय से गूढ़ लिंग व्याधि को समझ सकते हैं। व्यवसाय से विज्ञान को, व्यवसाय का मतलब है कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं, कोई भी चीज में कितना डीपली सोच रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं, तो विज्ञान उसमें कितना है। स्मरण क्रिया से स्मृति को जान सकते हैं, मतलब पास्ट का किसी को याद आ गया, स्कूल के क्लासमेट मिल गए और हमने कहा कि अरे हमने वहां पे ये काम किया था, वो काम किया था, मतलब आपका मेमोरी कितना अच्छा है, स्मरण क्रिया से समझ आता है। प्रतिषेध से द्वेष, मतलब कोई हमसे झगड़ा कर रहा है और वो दूर जाना चाहता है, वो ऐसी बातें बोलते हैं, तो उसका मन में कितना द्वेष है ये समझ आता है, उसकी वाणी से, उसके बिहेवियर से, उसका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे द्वेष का पता चलता है। फिर अनुबंध से उपाधि को पता चलता है, लौल्य से धृति का पता चलता है। फिर आज्ञा, कोई किसी का कोई बात मान रहा है तो वो कितना उसको वश्यता है, कितना उसको रेस्पेक्ट करता है, वो समझ सकते हैं। आयु का क्षय हो रहा है, मतलब अरिष्ट को हम समझ सकते हैं। कठिनता प्रश्न से ग्रहण की मृदुता, ये समझ सकते हैं। ग्रहण की मृदुता कठिनता प्रश्न से पूछ सकते हैं कि खाया जा रहा है कि नहीं, पच रहा है कि नहीं, प्रश्न से। काल से वय का, देश से भक्ति का, उपशय से सात्म्य का, वेदना से व्याधि का, ये सब चीजें समझ आती हैं। ठीक है, तो अभी हम रुकते हैं, कल बाकी पढ़ेंगे। आप लोगों को कुछ बोलना है? डॉक्टर कंचन मैम, आपका कितना पढ़ाई हो गया, कितना बार रिवीजन हो गया पारीख का? प्रणाम सर।
रिवीजन नहीं सर, एक एक सिंगल रीडिंग चल रहा है सर, कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा टाइम मिले तो फिर सेकंड रिवीजन करो। आप करते अभी रहिए एक बार करते पढ़ा। रहिए। हाँ, जी सर, कोशिश करूंगी मैं पूरा। कितना बार पढ़ लिया? बाकी एक एक बार मोस्टली हो गया काफी, और थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो मैं कल फिनिश करने की सोच रही हूँ, फिर सेकेंड रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि सर एक बार पढ़ा हुआ ना, काफी साल हो गए ना पढ़े, 20 साल से ज्यादा, मतलब 2000 का पास आउट है। तो अभी थोड़ा सा ये होता है कि कुछ कुछ चीजें याद नहीं रहती है, तो उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेकेंड डिवीजन हो तो थोड़ा याद रहेगी। और आज का मुझे अच्छा लगा सर, आप जो पढ़ाते हो ना वो फिक्स हो जाता है माइंड में। मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे होता है उसमें से 20% 30% वो नहीं याद रहता है मेरे को। आप जब पढ़ाते हो ना तो अभी मैं बिना पढ़े, मतलब मैं अगर इसको फिर से एक बार पढ़ूँ ना तो भी मेरे दिमाग में चला जाएगा। मुझे अच्छा लगता है सर, आप जब पढ़ाते हो और मैं बिल्कुल केयरफुली सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सेटिस्फेक्शन होता है अंदर से कि मैं इसमें से कुछ भी आया तो मैं लिख सकती हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर हम 8:15 बजे मिलते हैं। थैंक यू सभी लोग को, प्रणाम सभी लोग को, कोटि कोटि प्रणाम।